नमस्कार, दुर्गेश जी की क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम इंडियन पॉलिटी के तहत आने वाली अनुसूचियों के संबंध में जानकारी लेंगे। अनुसूचियों के संबंध में यदि अपन शुरुआती तौर पर देखें तो भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो भारतीय संविधान के मूल में यदि देखा जाए तो अनुसूचियों की संख्या 8 थी। वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या 12 है। अनुसूचियों के हिसाब से यदि देखा जाए तो भारतीय संविधान को लिखने के हिसाब से सबसे पहले वाले भाग में प्रस्तावना का उल्लेख किया गया है, फिर अलग अलग भागों का उल्लेख किया गया है, जिसमें यदि देखा जाए तो 22 भागों का उल्लेख किया गया है। 22 भागों के पश्चात संविधान के अंतिम पार्ट में यदि हम देखें तो अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है। इन अनुसूचियों के संबंध में कंपटीशन एग्जाम्स में कुछ सवाल पूछे जाते हैं, तो इनकी हम जानकारी लेते हैं। तो अनुसूचियों के हिसाब से यदि हम देखें तो अनुसूचियों में सबसे पहली अनुसूची देखें तो अनुसूची 1 में भारत के राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। इसमें 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान समय में यदि देखा जाता है तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए थे, जिसे अपन संघ शासित प्रदेश भी कह सकते हैं। फिर 26 जनवरी 2020 को दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव को दोनों को शामिल करने के पश्चात वर्तमान समय में संघ शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान समय में 8 रही है। ये हमें याद रखना चाहिए। तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था। इसके अलावा दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव इन दोनों को शामिल करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। इसके पश्चात यदि अपन देखें तो 26 जनवरी 2020 को 8 संघ शासित प्रदेश, जिसे अपन केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हैं, का उल्लेख किया गया है। तो वर्तमान समय में यदि देखा जाता है तो वर्तमान समय में भारत के राज्य क्षेत्र में 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। फिर अनुसूची नंबर 2, अनुसूची नंबर 2 में जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उन संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख किया गया है। संवैधानिक पदाधिकारियों का तात्पर्य है जैसे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के अलावा लोकसभा अध्यक्ष हैं, इसके अलावा राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में जो है वेतन का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर उपराष्ट्रपति के पद के रूप में वेतन का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री, विधानसभा के सदस्य, संसद के सदस्य आदि के संबंध में अनुसूची 2 में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख किया गया है। फिर अनुसूची नंबर 3 में यदि हम देखें तो अनुसूची नंबर 3 में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उन पदाधिकारियों के द्वारा जो ली जाने वाली शपथ होती है, इन शपथ के संबंध में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की और राज्यपाल की, तो इन तीनों संवैधानिक पदाधिकारियों को ली जाने वाली जो शपथ हैं उनके प्रारूप का उल्लेख राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनमें किया गया है। यदि हम देखें तो राष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया है, उपराष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख 69 में किया गया है। इसके अलावा राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख 159 में किया गया है। इस प्रकार से हमें अनुसूची नंबर 3 के संबंध में ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अनुसूची नंबर 4 को देखें तो अनुसूची नंबर 4 में राज्यसभा के जो निर्वाचित होने वाले स्थान हैं या निर्वाचित होने वाले जो सदस्य हैं उनका आवंटन विभिन्न राज्यों के लिए किस प्रकार से है का संबंध अनुसूची नंबर 4 से है। कहने का तात्पर्य ये है, यदि अपन राज्यसभा के हिसाब से देखें तो राज्यसभा में जो वर्तमान समय में सीटों की संख्या है उनकी संख्या 245 है। उनमें से यदि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों को निकालते हैं तो निर्वाचित सदस्य शेष रहते हैं और निर्वाचित सदस्यों की संख्या वर्तमान समय में राज्यसभा में 233 है। उदाहरण के तौर पर देखें तो राजस्थान से राज्यसभा में चुनकर जाने वाले सदस्यों की संख्या 10 है। इनका अलग अलग राज्यों से जो राज्यसभा में सदस्य होते हैं उनका उल्लेख या चुन के जाने वाले सदस्यों की संख्या का उल्लेख अनुसूची नंबर 4 में मिलता है। अनुसूची नंबर 5 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। इसी प्रकार से अनुसूची नंबर 6 जो कि महत्वपूर्ण है, अनुसूची 6 में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन का उल्लेख जो है अनुसूची नंबर 6 में। अनुसूचित क्षेत्र से तात्पर्य है वो क्षेत्र जहाँ पे अनुसूचित जनजाति रहती है या आदिवासी क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को विशेष प्रकार से प्रशासित करना पड़ता है। तो उस क्षेत्र को विशेष प्रकार से प्रशासित करने के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में
में डिवाइड किया गया है तो उनका उल्लेख हमें अनुसूची नंबर 5 में मिलता है। इसी प्रकार से अनुसूची नंबर 6 में इन 4 प्रकार के राज्यों के विशेष प्रकार के नाम लिखे गए हैं, जिसमें हमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा का नाम याद रखना चाहिए। यहाँ से बार बार सवाल कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा किसी भी क्षेत्र को यदि अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करने का जो पावर होती है वो पावर राष्ट्रपति जी के पास होती है। ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी क्रम में हम आगे देखें तो अनुसूची नंबर 7 में केंद्र और राज्यों के बीच जो विषयों का बंटवारा किया गया है, उन विषयों के बंटवारे के संबंध में 3 सूचियाँ बनाई गई हैं और वो 3 सूचियाँ इस प्रकार से हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जिन विषयों का उल्लेख किया गया है उनके संबंध में जो कानून निर्माण का कार्य है वो संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से राज्य सूची में जिन विषयों का उल्लेख किया गया है उनके संबंध में जो कानूनों का निर्माण है वो राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा समवर्ती सूची में वे विषय रखे जाते हैं जिनके संबंध में कानून निर्माण करते समय संसद और राज्य की विधानमंडल दोनों मिलकर इनके संबंध में कानून बनाते हैं। तो इस प्रकार से यदि अनुसूची नंबर 7 देखा जाए तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो विषयों का बंटवारा किया जाता है, इन विषयों के बंटवारे के आधार पर इन तीनों सूचियों को ध्यान में रखना होता है। अनुसूची नंबर 8 में देखें तो अनुसूची 8 में विभिन्न भाषाओं को जिनको मान्यता दी गई है उन मान्यता दी गई भाषाओं का उल्लेख अनुसूची नंबर 8 में मिलता है। मूल संविधान में यदि देखा जाता है तो मूल संविधान में जो मान्यता दी गई भाषाओं की संख्या थी वो 14 थी। वर्तमान समय में जितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है उनकी संख्या 22 है और इनका जो क्रम रहा है वो इस प्रकार से है। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इसके अलावा 71वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया था। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। अब हम आगे देखते हैं तो अनुसूची नंबर 9, हमारे मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी जबकि वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो इसी क्रम में अनुसूची नंबर 9 को जोड़ा गया था। तो अनुसूची नंबर 9 को हमारे संविधान में सबसे पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो अनुसूची नंबर 9 में जो उल्लेखित है वो क्या चीज़ें, तो अनुसूची 9 में उन कानूनों का उल्लेख किया गया है जिनको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। और अनुसूची 9 जो है, अनुसूची 9 को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा सन 1951 में हमारे संविधान में जोड़ा गया था। इसी क्रम में हम आगे देखें तो अनुसूची नंबर 10 में दल बदल संबंधी कानूनों का उल्लेख किया गया है। दल बदल संबंधी कानूनों के उल्लेख के संबंध में यदि देखा जाए तो सबसे पहले जो ये कोशिश की गई थी ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा राजीव गांधी के काल में हुई थी और ये बात जो है सन 1985 की है। दल बदल को रोकने हेतु जो राजीव गांधी सरकार थी उसके द्वारा 1/3 सदस्य यदि अपना दल बदल के दूसरे दल में जाते हैं तो उसको दल बदल नहीं कहा जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया था। फिर 91वें संविधान संशोधन के द्वारा जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी सन 2003 में यदि देखा जाता है तो जब दल बदल इस समय रुका नहीं तो इस दल बदल को और रोकने के हेतु यदि किसी भी पार्टी के 2/3 सदस्य एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाते हैं तो उसकी सदस्यता रद्द नहीं की जाती थी या दल बदल नहीं माना जाता था। ऐसा प्रावधान 91वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो अनुसूची नंबर 10 में हमें ये ध्यान रखना चाहिए, अनुसूची नंबर 10 में दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। दल बदल के संबंध में सभी निर्णय जो होते हैं वो संबंधित सदन का अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, संसद में यदि लोकसभा में दल बदल किया जाता है तो उसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से विधानसभा में देखा जाता है तो विधानसभा में यदि दल बदल होता है तो दल बदल का जो निर्णय होता है वो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। फिर आगे वाले क्रम में देखें तो अनुसूची नंबर 11 में पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा जो 29 कार्य किए जाते हैं वो 29 कार्यों का उल्लेख जो है वो अनुसूची नंबर 11 में किया गया है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और 73वां संविधान संशोधन सन 1993 में लागू किया गया था। ठीक इसी प्रकार से अनुसूची नंबर 12 में नगर पालिकाओं के द्वारा
जो किए जाने वाले कार्य हैं, उन 18 कार्यों का उल्लेख जो है वो अनुसूची नंबर 12 में किया गया है और ये अनुसूची नंबर 12 74वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1993 में जोड़ी गई थी। इस प्रकार से हमने आज अनुसूचियों के संबंध में जानकारी ली। तो अनुसूचियों के संबंध में जानकारी के हिसाब से देखें तो अनुसूची नंबर 1 में राज्य क्षेत्र के संबंध में ध्यान रखना है। राज्य क्षेत्र के हिसाब से यदि देखा जाता है तो वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका उल्लेख अनुसूची नंबर 1 में मिलता है। अनुसूची नंबर 2 में यदि देखें तो उनमें वेतन का उल्लेख किया गया है और वेतन के उल्लेख के आधार पर हमें अनुसूची नंबर 2 को ध्यान रखना चाहिए। अनुसूची नंबर 3 में संवैधानिक पदाधिकारियों के द्वारा जो ली जाने वाली शपथ है उसका उल्लेख किया गया है के संबंध में हमें जानकारी रखनी चाहिए। अनुसूची नंबर 4 में राज्यसभा में जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वो अलग अलग राज्यों से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं का उल्लेख हमें अनुसूची नंबर 4 में मिलता है। अनुसूची नंबर 5 अलग अलग राज्यों में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उन अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिलती है। अनुसूची नंबर 6 जो कि महत्वपूर्ण है, इसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के संबंध में अनुसूचित क्षेत्र हैं, उन अनुसूचित क्षेत्रों का उल्लेख अनुसूची नंबर 6 में किया गया है। तो अनुसूची नंबर 6 के हिसाब से हमें 4 राज्यों के नाम ध्यान रखने चाहिए, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। अनुसूची नंबर 7 में यदि देखें तो विभिन्न विषयों का उल्लेख किया गया है, उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है और इन विषयों का उल्लेख अनुसूची नंबर 7 में मिलता है। अनुसूची नंबर 8 विभिन्न भाषाओं का उल्लेख जिन्हें हमें हमारे संविधान में संवैधानिक दर्जा दिया गया है का उल्लेख किया गया है। अनुसूची नंबर 9 जो कि सबसे पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जुड़ा गया था, इस अनुसूची नंबर 9 में उन कानूनों का उल्लेख किया गया है जिनमें न्यायपालिका के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, जबकि केशवानंद भारती के द्वारा जो निर्णय दिया गया था 24 अप्रैल 1973 के बाद, उस निर्णय में कहा गया था कि आज तक इनमें जो भी नियम या कानून शामिल किए गए हैं के अलावा जो भी नियम या कानून इसमें शामिल किए जाएंगे उनके संबंध में न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है, उसकी समीक्षा कर सकती है, उसके बारे में निर्णय ले सकती है। तो ये भी तथ्य हमें अनुसूची 9 के हिसाब से ध्यान रखना चाहिए। अनुसूची नंबर 10 में संबंध में अपने को ध्यान रखना चाहिए, इसमें दल बदल संबंधी कानूनों का प्रावधान किया गया है। अनुसूची नंबर 11 जो है वो पंचायती राज्यों के संबंध में उल्लेख करता है। तो अनुसूची नंबर 11 पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख करता है और पंचायती राज संस्थाओं में जो 29 कार्य दिए गए उनका उल्लेख हमें अनुसूची नंबर 11 में मिलता है। अनुसूची नंबर 12 जो है वो नगर पालिकाओं के द्वारा जो 18 कार्य किए जाते हैं उन 18 कार्यों का उल्लेख हमें अनुसूची नंबर 12 में मिलता है। इस प्रकार से हमने आज हमारे संविधान में उल्लेखित अनुसूचियों के बारे में जानकारी ली। इस प्रकार से अन्य प्रकार की जानकारियाँ और हम आगे की क्लास में लेते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।